जय हिंद दोस्तों, एट लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। एंशियंट का पार्ट हम कंप्लीट करा रहे थे आपका, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका यमन और शक का आपको ब्राह्मण साम्राज्य मैंने मौर्य साम्राज्य तक कंप्लीट करवाया था। एंशियंट उसके बाद कंप्लीट होने के बाद मेंडेवल का मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवाया था। वो का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी सल्तनत काल, विजय साम्राज्य। उसके बाद आपका आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए आपका आगे कंटिन्यू करते हैं। मौर्यों का आगमन आपका कंप्लीट करवाए थे। वीडियो फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। रिवीजन पर्पज से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट 3 बार जरूर रिवाइजन कीजिएगा। सारे जगह आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन BPSC TRE 4 के लिए जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, NOS DLED को मान्यता मिल चुका है। TRE 1 में जो लोग डिवी नहीं हुआ था उन लोगों को भी मान्यता मिल चुकी है, वो भी आप जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिया गया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंदू को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का काम आपको विष्णुगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य का काम था। तो यह से आपका स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म आपको हुआ 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कम हुआ था 345 ईस्वी। मैं आपको 2 से 3 बार आपको यहीं पर बताऊंगा ताकि यहीं पर याद हो जाएगा। मल्टीपल टाइम मैं आपको रिवाइज करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य का आपका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में। ये लूसेंट से करवा रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं लूसेंट फूसेंट से एग्जामिनेशन नहीं आते। बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले याद तो होना चाहिए। क्या आपको याद है एक एक लाइन कहाँ से क्या क्वेश्चन आती है? अगर याद है तो आपका सिलेक्शन होगा, याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। NCERT भी पढ़ना है, किसी को आप छोड़ना नहीं है। कंपटीशन लेवल आपका यहाँ से यहाँ चला गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। पहले जहाँ 50 में 60 में सिलेक्शन हो जाती थी, अब 80-85 में सिलेक्शन होती है। इसलिए आपको डिफरेंस आ गया। लगभग 1.5 गुना आपको मेहनत करना पड़ेगा आज से 4 साल 5 साल में। आपको जो कंपटीशन लेवल बढ़ गया, कितना क्रेज है बिहार यूपी वाले नॉर्थ इंडिया वाले बताने की जरूरत नहीं है। चलिए जरूर सिलेक्शन लीजिए, शादी अच्छे भी कीजिए, ब्याह अच्छे से, मतलब अच्छा से पूरा ज़िंदगी आपका चेंज हो जाएगा। 6-7 महीने या 1 साल मेहनत अगर करते हैं तो बाकी के 30-40 साल 50 साल आपका ज़िंदगी अच्छा से चले जाती है। जो लोगों का सिलेक्शन मान लीजिए 18 साल में हो गया, 19 साल में हो गया ग्रुप डी में या कहीं पर भी, तो आपको 31-41 साल जॉब करने का मौका मिलेगा। जो लोग 30 ईयर में आए जॉब करेंगे उनको सिर्फ 30 साल मौका मिलेगा। जो 35 के एज में मिलेंगे जॉब में करेंगे उनको 25 साल मौका मिलेगा। जो 40 साल के एज में जॉब करने वाले हैं उनको सिर्फ 20 साल जॉब करने का मौका मिलेगा। तो ये सारे डिपेंडिंग करता है आपके एज फैक्टर पर। ऑलरेडी आप लोग को भली बात ही पता है। तो जो लोग जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट या जो भी बिजनेस करते हैं, जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना आपको बेनिफिट होगा। सचिन तेंदुलकर की, सचिन मेहनत द गॉड ऑफ क्रिकेट कहला है। रीजन वाइज आप लोग को पता है कि 13 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मतलब इंटर कर लिए थे, और उसके बाद कंटिन्यू 24 साल वो उन्होंने सर्विस दिया। उसके बाद 2013 में वो रिटायरमेंट लिए। 1989 में वो प्रवेश किए थे, 89 में, और 2013 में वो रिटायरमेंट लिए। 24 साल समय दिया। किसी के पास इतना नहीं होता कैरियर का। धोनी 2004 में इंटर किया था। 2004 में 2004 में इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। IPL तो अभी भी खेल रहे हैं वो। और 19 में वो बाहर हो गए। कितना समय मिला? 4 में इंटर हुए, 19 में बाहर, मात्र 15 साल। इससे समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना समय आप देते हैं किसी फील्ड को, चाहे एजुकेशन हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आपको समय देना पड़ेगा। महान बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भगत सिंह जैसे लोग मात्र 22-23 साल में अपने जो है जीवन को समझ करके जो भी उनका सार्थक बना करके चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं। रामानुजम जैसे लोग बहुत कम लोग हैं। स्वामी विवेकानंद जी जैसे जो मात्र 39 के एज में छोड़ के चले जाना, बहुत कम लोग हैं। रामानुजम जैसे लोग सिर्फ 33, भगत सिंह 23, ये सारे बहुत कम लोग होते हैं। आपको समय देना पड़ेगा गांधी बनने के लिए और बड़े बड़े काम करने के लिए। आपको समय देना पड़ता है, 70-80-90 साल लोगों को देना पड़ता है एक समाज बनने के लिए। देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को चंदू बनने के, चंदू से चंद्रगुप्त बनने के लिए 10-12 साल समय देना पड़ता है। जितना आप तपेंगे, जितना आप वो रहेगा, उतना ज़्यादा मेहनत होगा। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य है। जन्म 345 है। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था, क्योंकि ये इनका दोस्त था धनानंद, और इनको बेइज्जती करवाया था। बेइज्जती, तो इसका बदला लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना था। ये प्रधानमंत्री बना था चाणक्य। चाणक्य जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से, दोनों तीनों नाम इन्हीं का है। चंद्रगुप्त मौर्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त। जैसे आपका महेंद्र सिंह धोनी, उसको और भी कई नाम से जानते हैं आपको, या फिर सचिन तेंदुलकर का नाम लीजिए। आपको
द गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं। तो इसी तरह से आप कोरिलेट कर लीजिए जो आपका आसान भाषा में समझ सकते हैं। जो है द्वारा लिखित जो है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अगर कोई पूछा जाता है तो वो है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो चाणक्य के द्वारा। जिसका संबंध किससे है? तो राजनीति से, पॉलिटी से है। चंद्रगुप्त जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त तो आपका 342 ईस्वी पूर्व में बैठा था। देख सकते कितने साल में? मात्र 23 साल की एज में वो बैठ गया था गद्दी पर। तो 8 साल के बच्चे को उठा करके लगातार 15 साल मेहनत किया गया तो भाई 23 साल की एज में, 22-23 साल की एज में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त तो जैन धर्म का अनुयायी था। इसका तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। कब बैठा था? 322 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त ने अपना पहला अपना अंतिम समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेला नामक स्थान में बिताया था। श्रवणबेला में जो है आपका जैन धर्म का जो है सब खाना पीना छोड़ करके जो है लास्ट में मृत्यु को आपका जो है प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इसकी बेटी को भी रख लिया। इसके साथ ही आया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आपका जो है सेल्यूकस निकेटर को एक आया था, जो बताते हैं आपको। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो है कार्नेलिया की शादी जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और युद्ध की संधि की शर्तों के साथ जो है 4 प्रांत जैसे काबुल, कंधार, रेहता, मकरान चंद्रगुप्त को दिए। यानी कि जमीन भी रख लिया, 4 जगह जमीन भी मिल गया इनको, और उनकी बेटी कार्नेलिया को भी रख लिया था। घोड़ी चिट्ठी निके। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैनी गुरु भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। तो दीक्षा ये किससे लिया था? ये भी याद रखिएगा, जैन धर्म के जो है भद्रवाहु से लिया था। जैन धर्म की दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस आपका जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सॉरी, मेगास्थनीज, ये आपका जो है मेगास्थनीज जो है इसी के साथ जो है कार्नेलिया के साथ रहने के लिए भेज दिया था। उसका जो है सेल्यूकस निकेटर जो है कहा कि चलो देखभाल करना, तुम अकेले यहाँ पर ये बिहारी की क्या क्या भाषा में बोलेगा, मगही बोलेगा, क्या बोलेगा, मगधी बोलेगा, तुम साथ में इसको ट्रांसलेट करके समझाना, दोनों समावेशन हो सके और व्यापार हो सके, जो भी अपना संबंध बना रहे। जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने ही द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इंडिका है। इंडिका जो है इसके बारे में लिखता है, चंद्रगुप्त की प्रशंसा करता है और पूरा जो है उसमें बताया जाता है कि अखंड भारत कैसे हुआ करते थे। बिहार का एक चंद्रगुप्त जो कि पूरे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सारे इसी का पार्ट हुआ करते थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस के बीच में युद्ध का जो है वर्णन जो है एपियानस में मिलता है। ये क्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के जो है आपको जो सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किस में मिलता है? एपियानस में आपको मिलता है। एपियानस में मिलता है। एपियानस याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया था एपियानस में, और अपनी बेटी को भी दे के चला गया कि बेटी का नाम कार्नेल क्या है। हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये इसके बारे में जरूर पूछता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार आप मार लीजिएगा। मेगास्थनीज जो है आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य रहा था, और उसका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और उसके बाद ये आपको पूरा टॉपिक में आपको, इसका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त जो है आपका चाणक्य का नाम है, चंद्रगुप्त आपका कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से। इसका पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और राजनीति का पुस्तक है। और जो चंद्रगुप्त गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था, जैन धर्म का अनुयायी था। और किसने से दीक्षा लिया था? तो भद्रवाहु से दीक्षा लिया था। और लास्ट में जो है अपना समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेला में बैठा कर अपना व्यतीत किया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और मतलब नेक्स्ट है प्लूकार्ट के अनुसार जो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये सारी जमीन और बेटी देने के बाद चलो चंद्रू ने क्या बोला? चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला चलो मैं भी कुछ दे देता हूँ। तो इनके पास हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि धनानंद से ही जीता था। धनानंद हाथियों को बहुत बड़ा, मतलब बहुत उनके सैनिक बहुत ज़्यादा था। तो ये हाथी उपहार में दिया था सेल्यूकस को, अपने ससुर को कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में। ये देख सकते हैं घटते क्रम में आता है, क्योंकि बीसी से पहले जितने भी नंबर है घटते क्रम में आते हैं। जैसे आपको -5, -4, -3, इसमें बड़ा कौन है बताइएगा? -4, 5, 3 है। तो कई लोग बोलेंगे -5 बड़ा है, नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें ये घटते क्रम में आपका जो है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेला में वही आपको कर्नाटक में उपवास करते हुए, यानी कुछ भी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, और यही आपका जो है उसका शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से जो है बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक के रूप में इसको कहते हैं। तो बिंदुसार
अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किसको कहते हैं? तो चंद्र बिंदुसार को कहते हैं। एक बिंबिसार हुआ करता था हरेक वंश वाला, ये बिंदुसार है। अनुस्वार याद रखिएगा, बिंदुसार। ये किसका बेटा है? तो चंद्रगुप्त का। और ये इसका इसका मतलब क्या होता है? अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय उसको कहता है जो अपना भविष्य जो है भाग्य पर आपका निर्भर करता है, लक पर डिपेंड करता है। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार यानी कि बारिसार कहा गया है। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार यानी बारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटियोकोश आपका एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त इसके पापा के पास में आपका मेगास्थनीज आए थे, इसमें आपका डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी कि मेगास्थनीज का भी उत्तराधिकारी उसके जो है कर सकते हैं, उसको फॉलोवर कर सकते हैं या उसका चलने वाला। जैन धर्मों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है, यानी जैन धर्मों में सिंहसेन के नाम से इनको जानते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 आपके विद्रोह का वर्णन मिलता है। तक्षशिला जो आपके अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, तो ये इस विद्रोह को आपका दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजा। अशोक जो है बिंदुसार का बेटा होता है। ये जीत के आता है बिंदुसार। अशोक महान के बारे में चर्चा इसके बारे में मिलता है। एथियंस के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस जो है आपका से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रथा की थी। बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ ने बिंदुसार को आपको जो है 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो इसमें दोनों चीज़ें याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। बिंदुसार कब बैठा था राजगद्दी पर, ये कई बार इस भी पूछ लिया जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट में, कई बार बीपीएससी को भरोसा नहीं है। तो 298 ईसा पूर्व में बैठता है मगध की गट्टी पर, और इसका राजधानी कहाँ? राजगीर है। अमित्रघात के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि ये शत्रु विनाशक था, यानी कि बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। जैन बुद्ध ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन आजीवक संप्रदाय को भाग को मानने वाला। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार यानी बारिशार के नाम से जाना जाता है। स्ट्राबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटियोकस के अनुसार जो है दरबार में डायमेकस, बिंदुसार के समय में कौन आता है? डायमेकस के राजदूत भेजा जाता है। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जानते हैं। सिंहसेन बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कई बार क्वेश्चन आता है बिंदुसार के समय में कितने विद्रोह हुए थे, जिसमें से ये खुद कभी लीड नहीं करता था। ये बिंदुसार को ऐसा कहा जाता था कायर इंसान, या कह सकते हैं ऐसा शासक जिसके पापा और बेटा दोनों इससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थे, जो दोनों ने ज़्यादा प्रसिद्धि पाया, दोनों योग ज़्यादा थे, दोनों के पास बाहुबल ज़्यादा था, बुद्धि ज़्यादा था। जैसे कि अब इसके पापा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके बेटा कौन? यानी कि अशोक। दोनों बहुत बड़े महान, यानी बीच में ऐसे इंसान यहाँ पर देखते मान सकते हैं। ये चंदू है यानी चंद्रगुप्त, यहाँ पर आपका बिंदुसार है, वो से बिंदुसार लिख देता हूँ, बिंदुसार, और नीचे अशोक। ये दोनों इतने महान थे। जब कभी जैसे आपका मान लीजिए कि आपका सन्नी देओल आपका नाम लीजिए, सन्नी देओल का नाम लीजिए, और उसके पापा का नाम लीजिए धर्मेंद्र जी का नाम लीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोरिलेट कर सकते हैं। उनके बेटा का नाम कर्ण। कर्ण को कोई नहीं जानता। मान लीजिए कि उसके कर्ण का बेटा कोई ऐसा निकले अशोक जैसा कि सन्नी देओल का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, तो ये तो अगण्य हो जाता है। तो इसी तरह से बिंदुसार था। बिंदुसार के जितना नाम नहीं जानते। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे प्रसिद्धि मिला उसके कारण, अशोक को और ज़्यादा मिला था, उससे भी ज़्यादा। चलिए, आपको 2 टॉपिक मैंने क्लियर किया है। तो आपको मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, सॉरी बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म में जो है आपके तारानाथ में बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता मानते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है आपका अशोक के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट रहता है, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका ब्रह्म समाज आपका स्टार्ट रहेगा पूरा। मैं आपको अशोक के बारे में चर्चा करता हूँ, इसके अभिलेखों के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है अशोक महान, इसको देखिए द ग्रेट, कहीं भी आप इंग्लिश या हिंदी में लिखेंगे तो इसके नाम के साथ आता है महान, यानी कि द ग्रेट अशोका, जो कि 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ये देख सकते हैं अखंड भारत का जो है नींव इसने रखा। 269 ईसा पूर्व में आपको जो है मगध की गद्दी राजगद्दी पे बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय जो है अशोक जो है अवंती का राजपाल था। कहाँ का था? तो ये भी क्वेश्चन आता है, अवंती का राजपाल था, याद रखिएगा। 2 से 3 बार बोलूँगा, आपको याद यहीं पर हो जाएगा।
कब भी आपका उत्तराधिकारी जो है महान आपका जो है बैठा था 269 ईसा पूर्व में। अवंती राज्यपाल था इससे पहले। मास्क एवं गुर्जर अभिलेख में जो है अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, अशोक। कहीं कहीं प्रियदर्शनी भी मिलता है, मैं आपको बताऊंगा। मास्की और गुर्जर अभिलेख में क्या मिलता है, तो अशोक नाम इसका मिलता है। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बना, तो अशोक महान बना, 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और अवंती का राज्यपाल था इससे पहले। पुराणों में अशोक का जो है अशोक वर्धन कहा गया। देखिएगा एक एक चीज़, मास्की और गुर्जरा, एक गुज्जर आपका जो है आता है, गुज्जर लोग आते हैं, गुज्जर कहाँ पर ज़्यादा आते हैं, हरियाणा राजस्थान में। तो उस अभिलेख से आप कोरिलेट कर सकते हैं, उसमें अशोक ही मिला, सिंपल नाम रखा, वो लोग हिंदी बोलने वाले सिंपल ही नाम रखा। अब यह पुराणों के अनुसार क्या है, पुराना थोड़ा कठिन रहेगा, तो थोड़ा और इसको क्या कर दिया, अशोक वर्धन कर दिया और थोड़ा बड़ा कर दिया नाम, तो इसलिए मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। अशोक ने अपने जो है अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व, क्योंकि 69 में बैठा था, तो इसके 8 साल घटाएंगे तो 61 आ जाएगा। ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण किया गया था। कलिंग जो आपको उड़ीसा में पड़ता है 261 ईसा पूर्व में, ये समय भी पूछा जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, बच्चे बताएं कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का 8वें वर्ष में जो अभिषेक, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। कलिंग की राजधानी उसमें क्या था, तौसली पर हुआ था, तौसली पर उसने तौसली पर अधिकार कर लिया था राजधानी। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा जो है फिलाडेल्फस टोमली ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का राजदूत भेजा अशोक के दरबार में। तो अशोक के दरबार में कौन आया था, डियानिसियस आया था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस आया था। और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। तो ये मैं तीनों को रिलेट करके आपको बताते जा रहा हूँ। कौन आया था, डायमेकस, डायनिसियस के नाम से एक राजदूत आपको जो भेजा गया था। कौन, किसने कहा था, प्लिनी के आपका प्लिनी के कथन के अनुसार जो है मिस्र का राजा किसने भेजा था, फिलाडेल्फस आपको जिसको टॉलमी द्वितीय कह सकते हैं, पाटलिपुत्रा में जो है यानी पटना में वर्तमान में डियानिसियस ने नामक का राजदूत भेजा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी रहे थे। यानी इससे पहले इसके जो है फादर जो थे वो क्या था, कौन से संप्रदाय मानते थे, आजीवक संप्रदाय मानते थे। और इसके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य वो आपका जो है जैन धर्म से संबंधित थे। और सबरमबिला में जो है उपवास करते हुए उनकी मृत्यु होता है 298 ईसा पूर्व में। और ये 298 में बैठता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आपका 269 तक रहता है, लगभग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 19 साल तक ये रहता है। और ये 269 से लेकर कंटिन्यू बैठे रहते हैं, देख सकते हैं। प्लिनी उपगुप्त जो है आपका नामक जो है बौद्ध जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया था। कई क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा कि एनटीपीसी ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टैटिक आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो किसने आपको जो है बौद्ध धर्म को दिया था दीक्षा, तो उपगुप्त ने दिया था। गुप्त क्या, उपगुप्त ने दिया था। गुप्त का गुप्त वंश का संस्कार आता है, तो उपगुप्त याद रखिएगा। और इसको दीक्षा किसने दिया था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य को आपको जो दीक्षा दिया था भद्रवाहु ने, गुरु भद्रवाहु ने दिया था। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रागिरी थे, सुभद्रागिरी थी। अशोक के जो माता का नाम था शुभद्रांगी था, शुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र जो है एक तो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इसके नाम से ही संघमित्रा एक एक्सप्रेस भी चलता है, जो कि वर्तमान में भागलपुर से लेकर बेंगलोर तक चलता है। भागलपुर से लेकर के कहाँ तक चलता है, तो बेंगलोर, संघमित्रा एक्सप्रेस आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। जो पटना का होंगे, भागलपुर होगा, उनको पता होगा। तो उनके पुत्र जो है अपने जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका इनको भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा गया था, श्रीलंका, ये याद रखिएगा। दोनों का नाम याद रखिए, कहाँ भेजा गया था ये भी याद रखिएगा। तो ये बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार उसने किया था। भारत में शिलालेख का जो प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिलालेख जो भी स्क्रिप्टेड है शिलालेख, उसमें शिला पर जो लिखा जाता है, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, पत्थर पर जो लेख मिलता है उसी को कहते हैं शिलालेख, सब भाषा में कहे। तो अशोक ने शिलालेख जो है आपके लेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था। किसने, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो है अभिलेख जो है अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का जो है अभिलेख जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से किया गया था। शेष भारत से आपको ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं।
अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में आपको बांटा गया था। शिलालेख जो शिलालेख स्तंभ आपको जो है, और एक गुहालेख के 3 भागों में बांटा गया। अशोक के शिलालेख की खोज आपका 1750 देख सकते हैं, इधर आकर के इनको खोजा गया कब, 1750 में, 1750 मान लीजिए। आपका त्राटिट की आपका फेंटेल ने किया था। इसकी संख्या 14 थी। कितने? 14 शिलालेख, 14 के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, अशोक के जो है अभिलेख पढ़ने से में सबसे पहले सफलता किसको मिलती है? थी अंग्रेजी गुलाम शासन में हम लोग को 1837 में जेम्स प्रिंसेप्स को मिलती है। किसको? ये क्वेश्चन बहुत बार आए। किसको मिलता है? 1837 में जेम्स प्रिंसेप्स को मिलता है। अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में जो है आपको सफलता किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप्स को मिलता है। अशोक के जो है प्रमुख शिलालेख उनमें वर्णित विषय कौन कौन से? पहला शिलालेख में क्या वर्णित था? तो पशु बलि की निंदा की गई थी। कितनी अच्छी बात है, पशु बलि नहीं होनी चाहिए। दूसरा अभिलेख में किया गया था, अशोक ने अपने मनुष्य और पशु दोनों में चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया, यानी दूसरे में मेडिकल के बारे में बताया गया था। तीसरा अभिलेख जो है, राजकीय अधिकारों को आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस सिलसिला में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है, यानी धर्म प्रचार करो, व्यापार करो, घुलो मिलो, इस तरह से। जिस तरह से अभी कुंभ देखा जाता है, कुंभ का मतलब क्या होता है? यानी इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर के अपने जो भी उसमें, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जो भी सारी चीज़ें हैं, जहाँ से हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं देश विदेश सभी जगह मिनटों सेकेंडों में। उसमें आपको जो है कई लोग अपने जो है बात विचार किस तरह से व्यापार चला क्या है, तो वो सारे क्या धर्म है, क्या सारी चीज़ों को इसलिए मिलान होता था। हर 6 महीने में अर्ध कुंभ करते हैं, 12 साल में उसको जो होता है मिलान, उसको कहते हैं कुंभ करते हैं। नेक्स्ट है चौथा से अभिलेख शिलालेख जो है आपको, इस अभिलेख में जो है भेरी घोष की जगह धम घोष, यानी धम जो आपको देख धर्म होता है, अगर जो बुद्ध धर्म का धम जिसको कहते हैं, धम की रक्षा करना, या धम घोष की घोषणा की गई थी। तो भेरी घोष का आपको जो है उसके बाद धम घोष बनाया गया था चौथे अभिलेख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5वां अभिलेख में, मैं आराम से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें को कोरिलेट करते चले जाएगा। 5वां अभिलेख में जो है धर्म आपको शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख जो आपका आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। 7वां 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 9वां शिलालेख में जो है सच्ची भेंट और सच्चे निष्ठा प्रचार का उल्लेख किया गया। 10वां शिलालेख में जो अशोक ने आदेश दिया कि राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। और 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या किया गया था। और 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई, यानी स्त्री की बात इसमें 12 में किया गया। 13वां शिलालेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन आता है, इस कलिंग युद्ध का वर्णन जो है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो 13वें अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई, इसी में पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है। 14वां अभिलेख जो है, जो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, और उसके बाद खत्म हो जाता है। कभी भी कोई राजा कोई धर्म के मार्ग पर चला गया, उसके पास अस्त्र शस्त्र अगर छूट गए, तो धीरे धीरे पलायन शुरू हो जाता है। तो यही आपका हुआ, उसके बाद मौर्य काल का जो है अंत होना शुरू हो गया। तो ये आपका जो है, यानी कि कभी भी अगर किसी सरकार को चलाने के लिए दोनों चीज़ की, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, अगर आपको शासन लंबे समय तक करना है। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितने? स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह जो है ये अलग अलग, ये 6 अलग अलग जो है स्थानों से प्राप्त होते हैं। प्राग स्तंभ जो है आपको जो है, ये आपको पहले कौशाम्बी में स्थित है। इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको। शिलालेख सबसे ज़्यादा 13वां और 14वां याद रखिएगा, और फर्स्ट के 3-4 आपको एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं, इतना ही आता है, इंपॉर्टेंट यही है। और समय है तो 3 से 4 बार इसको पढ़ लीजिए, आपके पास बुक होगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अशोक के जो है स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। शिलालेखों की संख्या अभिलेख है कितना? शिलालेख 14, ये भी क्वेश्चन आता है। शिलालेख कितने? 14 है। और आपका सिर्फ अगर पूछे स्तंभ लेखों की संख्या कितने, तो 7 है। वो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। क्वेश्चन ये भी आता है वो किस आपका लिपि में है, तो ब्राह्मणी में। कौन सी भाषा में? तो ब्राह्मणी लिपि में। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई। देखो, प्राग आपका स्तंभ में हुआ, दिल्ली टोडपा में हुआ, दिल्ली मेरठ में हुआ, रामपुरबा में हुआ, आपका लौड़िया आपका अरेजहाज में, और लौड़िया बंदरगढ़ में हुआ था। तो 4 आपको देखते हैं 6 के बाद। प्रयाग स्तंभ जो है ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ जो है को अकबर ने इलाहाबाद के किले से स्थापित किया था, इलाहाबाद के समय में। दिल्ली टोपड़ा जो है आपका, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया।
दिल्ली मेरठ जो है ये पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख जो है श्री फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा जो है स्तंभ यह चंपारण जो बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में 1872 याद भी रखेगा, 1872 ठीक है, 1872 यानी 1872 में कार्ल लायल ने किया था। तो ये चंपारण आपको मिलता है बिहार से। अब नेक्स्ट लोरिया अरेरा जो है ये भी चंपारण मिलता है बिहार में। नेक्स्ट लोरिया नंदनगढ़ आपका जो है ये चंपारण बिहार में, ये पर जो है मोर का चित्र बना है। नेक्स्ट कौशाम्बी अभिलेख का जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है इसको। किसको रानी का अभिलेख कहेंगे तो ये कौशाम्बी का। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो है लेख आपका रुम्बीदेई ने है, रुम्बीदेई है। इसी में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोकों द्वारा जो है भूराजस्व की दर जो घटा देने की घोषणा की गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम आपका पृथक शिलालेख की ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इसमें लिखा गया सभी बच्चे, सभी जितने भी है, क्योंकि प्रजा का जो है मेन गार्जियन या पूरा कह सकते हैं परिवार का मेन सदस्य जो उसको कहते हैं शासन, तो इनको सभी अपने जो जितने भी प्रजा हैं ये घोषणा किया गया सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं, अपना बच्चे की तरह मानते थे। अशोक के जो है सार एक गुना के नाम से यानी कि कंदहार अभिलेख जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुई। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी झांचा परखा जाता है, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी झांचा परखा जाता है, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करते थे। धर्मशास्त्र में श्रेयस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या जो है 18 थी। धर्मशास्त्र में जासूस को कहा जाता था। मोर प्रांत जो है आपका राजधानी, जिसे आपका उत्तरापथ जो है तक्षशिला हुआ था। अवंती राष्ट्र आपका उज्जैनी, कलिंग आपका तोसरी, दक्षिणापथ आपका सुवर्णगिरी, प्राची आपका पूर्वी प्रांत आपका पाटलिपुत्र हुआ करते हैं। नेक्स्ट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी है तो 5 है। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार एवं आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जा गया था, जो विषयपति में अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम और इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्रामीण सबसे छोटी इकाई क्या है ग्राम, और सबसे आपका जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता है। प्रशासकों में सबसे छोटा जो है गोप होता था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, देख सकते हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित जो है आपका जो तीर्थ, जैसे आपको मंत्री प्रधानमंत्री के लिए होता है, पुरोहित आपका धर्म विधान का प्रधान होता था, सेनापति आपका सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज या राजपूत होता था, आपका द्वारिक का आपका राज्य के द्वार रक्षक हुआ करता था। अंतर्वेदी आपका अंतरपुर का अध्यक्ष, समहर्ता जो है राय का समहर्ता, सन्निधाता आपका राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशासता आपका कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि आपका कमिश्नर, पौड़ आपका नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, न्यायिक आपका न्यायालय रक्षा का अध्यक्ष, कौमांतिक जो है उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, दंडपाल जो है सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल आपका दुर्ग रक्षक, अंतपाल आपका सीमावर्ती आपका दुर्गों का रक्षक। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, इसे बचाने वाले मृत्यु को दंड कोई टैक्स चुरा लिया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, यानी 10% इसमें होता है, 10% आपका टैक्स। मेगास्थनीज का जो है एग्रोनोम माई जो है आपका मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। मार्ग यानी जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही यानी घोड़े वाला जो है सैनिक होता था, और आपका 9,000 हाथी, 50,000 अश्वारोही यानी घोड़े वाला, और 9,000 आपका हाथी और 8,000 रथ हुआ करते थे।
प्लूटो जास्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुना अधिक सेना में या अर्थात यानी 60,000 आदमियों को लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत को रोन डाला था। किसके अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना को, नंदों की पैदल सेना को किसने रोन डाला? तो चंद्रगुप्त ने जिसको 3 गुना अधिक संख्या में जो है लगभग 60,000 आदमियों को लेकर के उत्तर भारत तक रोन दिया था। और युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी जो नायक कहलाता था, नायक जिसको हीरो कहते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति का होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय जो है 6 आपका समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो है महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहते थे। गुड़ यानी जिसके पास ज्ञान हो, गुड़ यानी गुड़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय आपका चंदपीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजयोग कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रिक कहा जाता था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा जी। बिना वर्षा के, बिना बारिश के जो हुआ होने वाले अदैव मात्रिक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। एक तो दार्शनिक जो से कुछ करता नहीं था, सिर्फ दर्शन करता था, जो भी देखता था उसको लिखता था, वर्णन करता था। दूसरा किसान यानी कि एग्रीकल्चर वाला, अहीर, उसके बाद यानी कि आज भी यादव को ही अहीर कहते हैं, यानी जो कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, और निरीक्षक यानी सभासद हो गया। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा यानी अपने रूप पर ही जब तक इसका शरीर है तब तक अपना यानी वेश्यावृत्ति करने वाले स्वतंत्र रूप से उसको रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा को प्रवर्तक ने सहायता आपको प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश करने यानी धनानंद को मारने में सबसे बड़ा जो है किसने सहयोग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। एक तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने किया ही था, साथ ही साथ कश्मीर के राजा कौन था? प्रवर्तक ने सहायता किया था। मौर्य साम्राज्य जो है 137 वर्षों तक चल रहा। मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। मगध पर जो है शुंग वंश की नींव डाल दी उसके बाद शुंग वंश के। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर छूट गई, मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रशासनिक समिति है उसके कार्य क्या क्या हुआ करते हैं। प्रथम जो है आपका जो जैसे आपके उद्योग में शिल्प का निरीक्षण करना। द्वितीय आपका विदेशियों के देख रेख करना। तृतीय में जीर्ण का विवरण रखना। चतुर्थ में जो है आपको व्यापार में वाणिज्य की देख रेख। पंचम में आपको निर्मित वस्तुओं के बिक्री के निरीक्षण करना। छठ यानी छठवां में बिक्री कर वसूलना। लास्ट में सबसे पहले होता था कर वसूलना। सबसे पहले जितने भी उद्योग करो, व्यापार करो, उसका निरीक्षण करना, का इंस्पेक्शन करना। विदेशियों के देख रेख करना। तीसरे में जलमान का विवरण रखना, कितने लोग जिंदा है, कितने लोग मर गए, जनसंख्या क्या है, सिंपल भाषा में। चतुर्थ में आपका जो होता था आपका व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम का आपको निर्मित वस्तुओं के बिक्री का निश्चय करना, कितना बिका गया है, क्या है कॉस्ट सेलिंग, ये सारी चीज़ें। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर ब्रह्म समाज आपको बताएंगे। फिर भारत के यवन का राज जो है प्राचीन समय में कौन कौन आया था। फिर आपका शक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका कुषाण, इसके बाद आपका जो है गुप्त साम्राज्य, गुप्त, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय सारी चीज़ें इस पर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश उसमें जो हुआ करते थे। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट आपका पूरा पार्ट। फिर आपका मिडेवल ऑलरेडी आधा कर चुके हैं। फिर आपका बच जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।